गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो लेसन रीड कर रहे थे वो था लेसन नंबर जो पिछली साल की बुक है उसमें लेसन नंबर 7 है, 7 नहीं सॉरी 8, और जो अब की बार बुक है उसमें लेसन नंबर 7 है, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये लेसन हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स होता है वाणिज्य, वाणिज्य के लिए शिक्षा। इन 1854 1854 में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने लंदन के अंदर से एक शिक्षागत जो डिस्पैच घोषणा थी वो गवर्नर जनरल के लिए भेजी भारत में। इश्यूज बाय चार्ल्स वुड। इसको जारी करने वाला जो व्यक्ति था वो चार्ल्स वुड था। द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के बोर्ड का प्रेसिडेंट अध्यक्ष था। इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। और ये जो घोषणा की गई थी एजुकेशन के बारे में, बाद में इसको वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटलिस्ट नॉलेज। जैसे कि प्राचीन नीतियां थी भारतीय शिक्षाओं के प्रति अंग्रेजों की, उन्हीं को ही फॉलो करते हुए इसने जोर दिया कि दोबारा से फिर जो यूरोपियन एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका कहीं ना कहीं व्यवहारिक लाभ भारतीय लोगों को प्राप्त होना चाहिए। और जो वुड डिस्पैच था, वुड घोषणा पत्र था, इसने भी जो प्राचीन भारतीय नॉलेज ज्ञान था या शिक्षा पद्धति थी उसकी आलोचना की, विरोध किया, उसका अपोज किया। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। व्यवहारिक उपयोग के साथ साथ जो ये वुड घोषणा पत्र था शिक्षा के प्रति, इसने कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक व्यवहारिकतावाद होता है या आर्थिकता की, भारतीय लोगों के स्टूडेंट की लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनको रोजगार प्राप्त हो, इसके ऊपर जोर दिया गया। यूरोपियन लर्निंग इट वाज सेड। यूरोपियन शिक्षा के बारे में इसने कहा वुड इनेबल्स इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट follow from the expansions of trade and commerce and make them see the importance of developing the resource of the country। अब वुड घोषणा पत्र में कहा गया कि इट वुड इनेबल द इंडियन, इससे जो भारतीय लोग हैं वो सक्षम होंगे, टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज, जो लाभ हैं उनको पहचानने में, दैट फॉलो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, जो लाभ व्यापार के विस्तार से होते हैं, एंड कॉमर्स और वाणिज्य के विस्तार से होते हैं, एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ देश के जो आर्थिक संसाधन हैं उनको विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, इससे जो भारतीय लोग हैं जो यूरोपीय जीवन जीने का ढंग है उसको जानने का उनको मौका मिलेगा। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर, इससे जो उनका टेस्ट है और जो उनकी इच्छाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी परिवर्तित होंगी। एंड क्रिएट ए डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड, इससे क्या होगा कि जब भारतीय लोग वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे तो अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं या जो चीज़ें इंग्लैंड में, यूरोप में बनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की जो मांग है वो भारतीय लोगों में बढ़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन भारत में फैलती जा रही है तो जो यूरोपीय चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। हम देखते हैं कि अब जो बच्चे हैं वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं,
और इंडियंस वुड बिगेन टू एप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप। इससे जो भारतीय लोग हैं वो जो चीज़ें यूरोप में उत्पन्न की जाती हैं उन चीज़ों को उनकी मांग भी बढ़ेगी और वो उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, कि जो जैसे ही वो पश्चिमी शिक्षा पढ़ लेंगे तो जो पश्चिमी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा वो सम्मान करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अब हमें जो पैंट कोट है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, इनको कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये तो सभ्यता सिविलाइजेशन का प्रतीक है। Wood Dispatch also argued that European learning would improve the moral characters of Indian। वुड घोषणा पत्र के माध्यम से ये भी तर्क दिया गया कि यूरोपियन जो शिक्षा है वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन। इससे जो भारतीय लोगों का नैतिक चरित्र है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, कि भारतीय लोग बिल्कुल असभ्य हैं, यदि ये यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं मोरल कैरेक्टर जो है, नैतिक जो इनका चरित्र है वो इम्प्रूव होगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड होनेस्ट। इससे जो भारतीय लोग हैं वो विश्वसनीय और ईमानदार बनेंगे। एंड द सप्लाई द कंपनी विद ए सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो प्राप्त होंगे। एंड कुड बी ट्रस्टेड जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, एंड डिपेंडेड अपॉन जिनके ऊपर निर्भर रहा जा सकता है। कि उन्होंने कहा कि हम यदि वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश शिक्षा पढ़ाएंगे भारतीय लोगों को तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं, जो हमें एक अच्छे अधिकारी के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। जो पूर्वी साहित्य है वो बहुत बड़ी गलतियों से भरा हुआ है। इट कुड आल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल्स ए सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क। जो पूर्वी साहित्य या ज्ञान साहित्य है वो ना तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कर्तव्य की जो भावना होती है उसका विकास कर पाता है, और ना जो काम के प्रति एक जिम्मेवारी होती है ना उसको उत्पन्न करता है। नोर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ जो पूर्वी ज्ञान है, जो भारत में पाया जाने वाला ज्ञान है, ये ना ही लोगों के अंदर जो प्रशासनिक कार्य की जो कुशलता होती है, कि जो प्रशासनिक कार्य होता है दफ्तरों में जो काम होता है प्रशासन का, उस काम को करने के लिए जो स्किल कुशलता की आवश्यकता होती है वो भी विकसित नहीं हो पाती। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। 1854 के वुड घोषणा पत्र का अनुसरण करते हुए अनेक प्रकार के जो कदम थे वो अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। तो सबसे पहले तो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई ताकि जितने भी संबंधित शिक्षण संस्थान है या उनसे विषय संबंधित हैं उनका विस्तार किया जा सके और उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। स्टेप वर टेकन टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा को स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। इन 1857 में वाहिल द स्पॉइज रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली। जिस समय भारतीय सैनिकों ने सिपाहियों ने मेरठ और दिल्ली में विद्रोह किया हुआ था, यूनिवर्सिटीज वर बीइंग एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इसी दौरान अंग्रेजों ने भारत के 3 जो मुख्य प्रेसिडेंसी शहर थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय स्थापित किए।
आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता कब स्थापित किए गए? 1857, 1857 में। अटेम्प्ट वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके साथ साथ जो विद्यालयी शिक्षा थी, स्कूलों में जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन करने के लिए भी प्रयास किए गए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। जो भारत में स्थानीय स्कूल होते थे उनके साथ क्या हुआ? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रंस वर टॉट इन द प्री ब्रिटिश टाइम? क्या आपका कोई ऐसा आइडिया है कि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में जो बच्चे होते थे वो किस प्रकार से पढ़ते थे? हैव यू एवर वंडर्स वेदर दे वेंट टू स्कूल्स? क्या आपको ये हैरानी होगी क्या वो उस समय स्कूल जाते थे? एंड इफ दे वर देयर वर स्कूल व्हाट हैपन टू दीज अंडर द ब्रिटिश रूल? और यदि क्या वहाँ स्कूल थे भारत में तो अंग्रेजों के शासन के दौरान इन स्कूलों के साथ क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम की रिपोर्ट। इन द 1830s, 1830 में विलियम एडम्स ए स्कॉटिश मिशनरीज टर्न्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830 में विलियम एडम्स जो कि एक स्कॉटिश मिशनरीज था, मिशनरीज मीन्स धर्म, ईसाई धर्म प्रचारक, उसने बंगाल और बिहार के अनेक जो जिले थे उनका भ्रमण किया। He had been asked by the company to report on the progress of the education in vernacular schools। जो भारत के परंपरागत विद्यालय हैं उनके अंदर जो शिक्षा का विकास है उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए विलियम एडम को कंपनी के द्वारा बोला गया। द रिपोर्ट एडम्स प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। जो रिपोर्ट एडम ने तैयार की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। Adam found that there were over 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। अब जैसे अंग्रेज समझते थे कि भारत में तो शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 लाख से भी अधिक पाठशालाएं बंगाल और बिहार में थी उस समय। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, ये छोटे संस्थान थे, विद मोर देन 20 स्टूडेंट ईच। इनमें कुछ में तो 20 से ज़्यादा विद्यार्थी भी नहीं होते थे इन स्कूलों में। बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशाला वाज कंसिडरेबल्स ओवर 20 लाख। परंतु इन जो 1 लाख विद्यालयों में शिक्षित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी वो 20 लाख से भी अधिक थी। दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय द वेल्थी पीपल्स और द लोकल कम्युनिटीज। ये जो छोटे विद्यालय थे, इनकी पाठशालाएं थी, इनकी स्थापना वेल्थी पीपल, समृद्ध जो धनी लोग होते थे उनके द्वारा, या जो स्थानीय जो कम्युनिटी समुदाय होता था उनके द्वारा की जाती थी। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर्स, गुरु। कई बार इस विद्यालयों की स्थापना एक स्थानीय जो अध्यापक होता था जिसको गुरु कहा जाता था उसके द्वारा भी की जाती थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। जो शिक्षा प्रणाली थी वो बड़ी फ्लेक्सिबल, लचीली थी। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम। कई जो चीज़ें जो आप वर्तमान में विद्यालयों में देखते हैं वो उस समय पाठशालाओं में थी। देयर वर नो नहीं थी आएगा बच्चे। देयर वर नो फिक्स फी। एक तो ये जो पाठशालाएं होती थी इनमें कोई फीस निश्चित नहीं होती थी। नो प्रिंटेड बुक, विद्यार्थियों के पास छपी हुई पुस्तकें जैसे आपके पास आज बुक होती है ऐसी बुकें भी नहीं होती थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग,
विद्यालय की कोई अलग से इमारत भी नहीं होती थी। नो बेंच और चेयर्स, जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए बेंच या चेयर नहीं होते थे। नो ब्लैक बोर्ड, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, जो क्लास होती थी वो भी अलग अलग नहीं होती थी। जैसे आज हम देखते हैं छठी क्लास अलग होती है, सातवीं क्लास, आठवीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। सारे विद्यार्थी एक साथ ही बैठते थे, छोटे थे या बड़े थे। नो रोल कॉल रजिस्टर, जैसे वर्तमान में रजिस्टरों में आपके आज रोल नंबर होते हैं, ये चीज़ें भी उसमें नहीं थी। नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती जैसे आज एनुअल एग्जाम आपके होती हैं, ऐसी कोई परीक्षाएं भी नहीं होती थी। एंड नो रेगुलर्स टाइम टेबल, और समय सारणी भी कोई निश्चित नहीं होती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेज वर हेल्ड अंडर ए बयान ट्रीज, इन अदर प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप और टेम्पल्स, कई बार तो जो क्लासें थी वो बरगद के जो पेड़ होते थे उनके नीचे लगती थी, कई बार किसी गांव के मंदिर दुकान के कोने में भी दो क्लासें लगती थी बच्चों की। और एट द गुरु होम, कई बार तो ये जो स्कूल होते थे, पाठशालाएं होती थी, ये क्लासें अध्यापक जो गुरु होते थे उनके घर पे ही लगती थी। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, फीस निश्चित होती थी माता पिता की आय के ऊपर। द रिच हैड टू पे मोर देन, जो अमीर लोग होते थे वो ज़्यादा फीस देते थे देन द पुअर्स, गरीबों की बजाय। टीचिंग वाज ओरल, जो शिक्षित करने का जो माध्यम था वो मौखिक था, पढ़ाई का माध्यम मौखिक। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रिंटिंग बुक उस समय होती नहीं थी। एंड द गुरु डिसाइड व्हाट टू बी टीच, और अध्यापक ही ये निश्चित करता था कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट, और जो बच्चों को पढ़ाया जाता था वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाता था। जैसे एक ब्राह्मण के बच्चे को क्या आवश्यकता है, किसान के बच्चे को क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, व्यापारी के बच्चे को क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, ये गुरु ही डिसाइड करता था। स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, विद्यार्थी अलग अलग क्लासों में सेपरेट नहीं होते थे। जैसे कि मैंने बताया सारे बच्चे मिक्स ही बैठते थे। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस, सारे विद्यार्थी एक ही स्थान पर बैठते थे मिलकर। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, जो गुरु होता था वो अलग अलग स्तर के जो बच्चे होते थे उनके साथ वो शिक्षा देने का काम करता था समूहों में। एडम डिस्कवर्स दैट द फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू द लोकल नीड, एडम ने ये पाया कि जो ये लचीली शिक्षा प्रणाली थी ये जो स्थानीय लोग थे उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल थी। फॉर इंस्टेंस classes were not held during the harvest times when the rural children often work in the fields, जैसे कि जो क्लासें थी वो बिल्कुल बंद कर दी जाती थी एक ऐसे समय में जब जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रामीण बच्चे थे वो अपने माता पिता की फसल की कटाई के समय सहायता करते थे, तो उस समय क्लासें बंद कर दी जाती थी। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, और जैसे ही फसलों को काट लिया जाता था, अनाज को भंडारित कर दिया जाता था, तो पाठशालाएं दोबारा फिर शुरू हो जाती थी। दिस मीन दैट, इसका अर्थ था कि इवन चिल्ड्रंस और पेरेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी, कि यहाँ तक कि जो बच्चों के दिस मीन्स दैट इवन चिल्ड्रंस ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब था कि किसानों के जो बच्चे थे वो भी पढ़ सकते थे। ये था फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की लचीली शिक्षा प्रणाली, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा। आज के लिए इतना ही बच्चे, बाकी हम जो लेसन रहता है वो कल पढ़ेंगे। आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए और उम्मीद कीजिए कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुले। अपने टीचर्स के संपर्क में रहिए, यदि कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप टीचरों से पूछिए और पढ़ते रहिए। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, एक दिन स्कूल जरूर खुलेंगे। थैंक यू।